हेलो एवरीवन। सो आज हम सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 1 विच इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो कहाँ से स्टार्ट करें? तो चार्जेस से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, जब चार्जेस के बारे में पढ़ना है तो पहले हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। सो बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ठीक है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी possessed by the elementary particles such as electrons and protons, due to which they exert or get influenced by electric force. Okay, so क्या definition मैंने आपको बताई that it is an intrinsic property possessed by the elementary particles such as electron and proton, by which they experience or they exert electric force. हम वन बाय वन इन सारे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। तो फर्स्ट थिंग, ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब बेसिकली प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि ये कोई ऐसे एंटिटी नहीं है। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी एक चीज तो आपको पता भी होगा, यहाँ पे मैंने मेंशन किया, जैसे हमें ये पता है इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है ना। हमने अपने 9 10 क्लासेस से हमको ये आइडिया है कि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है ना, टर्म जिसे ये हम क्लियर कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन खुद में चार्ज नहीं है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन चार्ज है, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल के पास ही प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये कोई एलिमेंट नहीं है, ये क्या है? प्रॉपर्टी है। ठीक है, जो मटेरियल होल्ड कर सकता है या किसी भी पार्टिकल के पास हो सकती है। अब इंट्रिंसिक वर्ड का मतलब क्या है? इंट्रिंसिक का मतलब है कि जिन पार्टिकल के पास ये प्रॉपर्टी होगी वो इसको लूज नहीं कर सकता। लूज इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि एक्सटर्नल कोई चेंजेस हुए और पार्टिकल के पास ये प्रॉपर्टी खो जाएगी। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन अपना चार्ज को चाह के भी कभी दे नहीं सकता, मतलब उसको रिलीज नहीं कर सकता। उसके पास वो चार्ज है तो वो है। ठीक है, उसको बाय नेचर या बाय डिफॉल्ट उसके पास वो प्रॉपर्टी है कि उसको एक नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। तो वो करता है ना, वो उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। उसको वो चाह के भी या किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, जैसे मान लो आपने एनवायरमेंट में कोई चेंज करा, तो प्रॉपर्टी वो लूज नहीं होगी, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्लियर। बाकी तो ये एलिमेंट्री पार्टिकल मतलब सबसे फंडामेंटल पार्टिकल जो भी कौन कौन से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी का पता चलता है तो इलेक्ट्रिक फोर्स से आइडिया लगता है। मतलब अगर किसी बॉडी के पास चार्ज होगा तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सर्ट करेगा या इन्फ्लुएंस, या उससे इन्फ्लुएंस हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपने अर्लियर क्लास में भी पढ़ा है कि दो तरह के चार्जेस, वैसे तो अभी हम दो टाइप्स ऑफ चार्जेस देखेंगे, बट ये आपको फिर भी आइडिया है कि दो तरह के चार्जेस होते हैं। और लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर दो मटेरियल के बीच में ये इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है, वो या तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं या अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उससे हमें आइडिया लगता है कि उनके पास क्या है? चार्ज है। ठीक है, अब जैसे इस चीज को मैं एक और तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जैसे एक और बहुत कॉमन सा एग्जांपल है मास का। ठीक है, हमें पता है बॉडी के पास मास भी होता है, मैटर के पास मास भी कैरी होता है। बट क्या आप मास को कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं? तो हम विजुअल तरीके से तो इसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं, पर तरीका क्या है? मास को हम एक्सपीरियंस करते हैं ग्रेविटी के थ्रू। इमेजिन कीजिए अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो क्या आपको मास का आइडिया लगेगा? आपको जैसे मान लो कोई भी बॉडी आपने लिफ्ट करी है, कोई भी ऑब्जेक्ट आप लिफ्ट कर रहे हो, तो वो आपको हैवी क्यों लगती है? ड्यू टू ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो आपको वो ना कोई अपवर्ड फोर्स लगानी पड़ेगी, ये पता है ना। जैसे मान लो कोई बॉक्स है, आप क्योंकि ग्रेविटी बाय डिफॉल्ट नीचे की तरफ एक्ट करती है, तो आप उसको लिफ्ट करने के लिए या होल्ड करने के लिए एक अपवर्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो। जो आपने फोर्स अप्लाई करी है उसी से आपको आइडिया होता है कि इस बॉडी का वेट कितना है। क्योंकि जितना वेट होगा उतने, और वेट मास पे डिपेंड करता है। जो वेट होता है इट इज प्रोपोर्शनल टू मास। तो ऐसे मास का आइडिया होता है। इमेजिन कीजिए अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो चाहे कितने भी मास का ऑब्जेक्ट हो, आपको सब वेट फील ही नहीं होगा। तो सेम यहाँ पर है, ये जो चार्ज प्रॉपर्टी है ये कैसे पता चलती है? बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर किसी बॉडी के पास चार्ज होगा तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स को क्या करेगा? एक्सपीरियंस करेगा या अप्लाई करेगा। ठीक है, आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब सेकंड चीज, या उससे पहले एक दो चीजें हम बेसिक बेसिक चीजें देख लेते हैं। एक और चीज क्या है? ये किस तरह की क्वांटिटी? ये एक स्केलर क्वांटिटी है।
ठीक है, चार्ज किस तरह की क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। और एक और चीज, जनरली हम इसको क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, जो डिनोमिनेशन है इसका स्मॉल क्यू से भी कर सकते हैं और कैपिटल क्यू से भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों डिनोमिनेशन इक्वली वैलिड होते हैं। ठीक है, ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ओके, नेक्स्ट जो इसकी ऐसा यूनिट होती है, ओके, ऐसा यूनिट होती है, वो होती है कूलम, जिसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। ओके, नेक्स्ट और हम इसकी डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। सो चार्ज की डायमेंशन क्या होगी, देखो आपने 11th क्लास में भी सीखा है डायमेंशन निकालना। किसी भी चीज की अगर आपको डायमेंशन निकालनी है तो पहले आपको उसका कोई फॉर्मूला आना चाहिए। ये फॉर्मूले से हम किसी भी चीज के डायमेंशन को निकाल सकते हैं। अब जैसे चार्ज का आपने फॉर्मूला, करंट और चार्ज को रिलेट करते 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 हुए आपने एक फॉर्मूला 10th क्लास में पढ़ा था, दैट आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। ठीक है, जहाँ पे आई क्या है करंट, क्यू क्या है चार्ज, और टी है टाइम। ठीक है, तो इवन आप ये देखो, मैं ये फॉर्मूला इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि चार्ज को छोड़ के बाकी दोनों क्वांटिटी क्या है, फंडामेंटल, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़े ना हमने 11th क्लास में, ये उनमें से ये दो क्वांटिटी है। तो इजीली मैं यहाँ से Q इक्वल टू आई इंटू टी लिख सकता हूँ। अब जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनकी डायमेंशन होती है, तो फिर की डायमेंशन क्या होती है, ए कैपिटल है, और टाइम की होती है टी। तो टोटल ये चार्ज की डायमेंशन क्या होंगे, ए टी। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी डायमेंशन भी लिख सकता है, द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए टी। ठीक है, तो ऐसे होती है कूलम और डायमेंशन होती है ए टी। ठीक है, आई ऑल्सो दिस मच इज क्लियर टू यूर। अब नेक्स्ट जो है वो है टाइप्स ऑफ चार्जेस, टाइप्स ऑफ चार्जेस। सो बेसिकली दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक को हम पॉजिटिव से डिनोट करते हैं और एक को हम नेगेटिव से डिनोट करते हैं। अब जरा थोड़ा सा सोचिए, हमें कैसे पता चला कि दो ही तरह के चार्जेस होंगे। तो देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि चार्ज को ऑब्जर्व करने का, फील करने का जो तरीका होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना। क्योंकि रीजन एक तो क्या है, फोर्स को हम फील भी कर सकते हैं, और सेकेंडरी क्या है कि फोर्स जो मोशन को प्रोड्यूस करेगा उस मोशन को भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी तरीके से देखा गया, जैसे अलग अलग बॉडी को चार्ज करके और उनका, उन पे जो फोर्सेज एक्ट कर रही है उनको स्टडी किया गया। तो क्या पाया गया कि आप हर तरह के, मतलब जितने भी तरह के ऑब्जेक्ट है जब आप उनको चार्ज करते हो तो आप उनको दो कैटेगरी के अंदर पुट कर सकते हो। लेट मी नेम देम ए और बी। तो होता है कि जो भी आपने मटेरियल इस कैटेगरी में डाले और कुछ आपने इस कैटेगरी में डाले, तो ये दोनों तो आपस में एक दूसरे को करेंगे अट्रैक्ट, और ये आपस में एक दूसरे को करेंगे रिपेल। बात समझ में आई? ये आपस में तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और या ये इस वाली ए कैटेगरी के, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, ए और बी कैटेगरी के तो एक दूसरे को करेंगे अट्रैक्ट, आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, बट ए ए और ए हो चाहे साथ में, चाहे बी और बी साथ में हो, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, ये एक दूसरे को करते हैं रिपेल। इनके अलावा कोई थर्ड कैटेगरी हमें मिली ही नहीं। जैसे मान लो अगर दो की जगह तीन तरह के चार्जेस का बोलते हैं कि आपको कोई थर्ड कैटेगरी मिल जाती सी, और जो कि मान लो ऐसा करता है कि ए को भी रिपेल करता है, बी को भी रिपेल करता है, या ए को रिपेल, या दोनों को अट्रैक्ट करता है, मतलब इसके अलावा अगर कुछ होता। ठीक है, ये जो मैंने कंडीशन देखी है, इनके अलावा अगर कुछ होता तो हम कहते थे कि नहीं, एक और कैटेगरी भी एग्जिस्ट करती है चार्जेस। तो दो ही तरह के कैटेगरी पाई गई, तो अब देखो नाम देना था दो को, तो हमने एक को पॉजिटिव नाम दिया और एक को नेगेटिव। ठीक है, मैं यहाँ पे मैंने ये समझाने की कोशिश करी है कि दो ही तरह के चार्जेस क्यों एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, फिर ये तो खैर कन्वेंशन है कि हमने दो को, एक को पॉजिटिव नाम दिया और एक को नेगेटिव। और दूसरा कन्वेंशन ये है कि जनरली जो चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास होता है उसको हम नेगेटिव से डिनोट करते हैं, और जो चार्ज एक प्रोटॉन के पास होता है उसको पॉजिटिव से। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, दो ही ऐसे एलिमेंट्री पार्टिकल्स है जिनके पास चार्ज होता है। ठीक है, जिसको पॉजिटिव से डिनोट करते हैं उसको नेगेटिव से डिनोट करते हैं। ये कन्वेंशन है, मतलब इसमें कोई ऐसा लॉजिक नहीं है कि इसको ही क्यों नेगेटिव और इसको ही क्यों पॉजिटिव है। बाय कन्वेंशन हमने ऐसे इनको असाइन कर दिया और फिर उसी कन्वेंशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह के चार्जेस हमारे पास होते हैं, और इसी प्रॉपर्टी को, जो है दो अलग अलग तरह के चार्जेस है, इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं पोलैरिटी ऑफ चार्ज। ठीक है, कि हमारे पास दो अलग अलग तरह के चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं, इसी को, इसी प्रॉपर्टी को, जो इन दो चार्जेस को अलग अलग बनाता है। मतलब क्या है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो डिफरेंस है, जिस प्रॉपर्टी का डिफरेंस है उसी को क्या बोलते हैं, पोलैरिटी। ठीक है, कि एक पॉजिटिव पोलैरिटी का और एक नेगेटिव पोलैरिटी। ओके, तो अब यहाँ पे मैं जरा लिख भी देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है। तो दोनों का चार्ज मैग्नीट्यूड में सेम होता है, ठीक है, बट साइन का डिफरेंस है। तो इलेक्ट्रॉन में एक चार्ज होता है -1.6
इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सेम जो प्रोटॉन होगा उसका भी चार्ज इतना ही होगा, बस नेगेटिव की जगह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है दोनों के चार्ज का, बट डिफरेंस किस चीज में, डिफरेंस खाली साइन का डिफरेंस है, पोलैरिटी का डिफरेंस है, एक का नेगेटिव, एक के पास नेगेटिव चार्ज होता है और एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास दो तरह के चार्जेस होते हैं एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। ओके, आई होप सो ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और चीज जो हमें स्टडी करनी है वो है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। लेट मी टेक, या सो द नेक्स्ट टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है दैट इज मेथड्स ऑफ चार्जिंग। अब मेथड ऑफ चार्जिंग का मतलब क्या है कि किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट को आप चार्ज कैसे उसके ऊपर प्रोड्यूस होता है या कैसे उसको चार्ज किया जाता है। तो बेसिकली जो कोई भी चार्जिंग का जो मेथड होता है, अब देखो आप खुद ही सोचो ये चार्ज पहुंचेगा कैसे बॉडी के पास। तो देखो दो ही एलिमेंट्री पार्टिकल के पास चार्ज है, एक तो इलेक्ट्रॉन हो गया, एक प्रोटॉन हो गया। तो अगर किसी बॉडी के पास ये चार्ज जाना है तो इनके मूवमेंट से जाना है। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज आप और रिकॉल कीजिए कि जो एटम होता है, एटम का स्ट्रक्चर आप सभी को पता होगा, उसमें बीच में होता है न्यूक्लियस और चारों तरफ होता है इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं। ओके, सो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। अब जो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन जो कैरी करता है वो सारा का सारा अंदर न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे टाइटली बाउंड होता है और खाली इलेक्ट्रॉन से फ्री है मूवमेंट के लिए। ठीक है, तो जब भी किसी भी मटेरियल में चार्ज प्रोड्यूस होगा या जो किसी भी बॉडी में जब भी चार्ज इंड्यूस होगा तो उसका जो रीजन होता है वो क्या होता है, वो होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ही चार्ज को कैरी कर सकते हैं। ठीक है, चार्ज तो होता दोनों के पास है, इलेक्ट्रॉन के पास भी और प्रोटॉन के पास। बट मैंने भी आपको क्या समझाया कि प्रोटॉन का जो चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास चार्ज तो है बट प्रोटॉन क्या है, न्यूक्लियस के अंदर बाउंडेड है। ठीक है, उसको फ्री करने के लिए काफी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, बट इलेक्ट्रॉन क्या है, वो उसको थोड़ी सी एनर्जी अगर आप दोगे, इतनी एनर्जी दोगे कि वो रिलीज हो सकता है, तो वो रिलीज होकर मूवमेंट करेगा और जब मूवमेंट होगा तो क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगा तो चार्जेस बिल्डअप होने शुरू हो जाएंगे, है वो भी हम धीरे धीरे देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से एक और चीज, हम एक और चीज डिस्कस कर सकते हैं और वो क्या है, वो ये है कि कोई भी एटम जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, आयंस की मैं बात कर रहा हूँ, प्रॉपर जो एक एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए कि किसी भी एटम के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। स्टेबल एटम में क्या होता है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन पर और एक प्रोटॉन पे चार्ज सेम है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है ना, बस साइन का डिफरेंस है और दोनों पे चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, एक पे नेगेटिव चार्ज और एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और दोनों का नंबर भी सेम है, तो टोटल जितना नेगेटिव चार्ज हुआ एटम पे, इसका मतलब क्या है, जो टोटल नेगेटिव चार्ज बना एटम पे दैट इज इक्वल टू टोटल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, दैट इज इक्वल टू टोटल पॉजिटिव चार्ज। तो जो नेट चार्ज बना, जो एक एटम पे जो नेट चार्ज बना वो कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब है कि ये एटम पे कोई भी नेट चार्ज नहीं होता, दैट मीन्स एटम क्या होता है, न्यूट्रल नेचर के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने दो बात सीखी, एक तो किसी भी मटेरियल में चार्ज कैसे आता है, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो से चार्ज आता है। और दूसरा हमने ये सीखा कि एटम जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब हमारे सिलेबस में तीन तरह के मेथड मेंशन है जो हमें स्टडी करना है कि किस तरीके से जो हम चार्ज है उसको इंड्यूस कर सकते हैं, चार्ज को किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो मेथड कौन कौन से, पहले मैं एक बार ब्रीफली लिख देता हूँ। तो एक होता है बाय रबी या बाय फ्रिक्शन भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, सेकेंड होता है, लेट मी चेंज द कलर, सो फर्स्ट इज बाय रबी, सेकेंड इज बाय कंडक्शन एंड थर्ड इज बाय इंडक्शन। तो अब हम वन बाय वन इन तीनों मेथड्स को स्टडी करेंगे कि तीनों मेथड्स के थ्रू कैसे चार्ज जो होता है वो जनरेट होता है, क्रिएट होता है किसी भी बॉडी में। ओके, सो अब तीनों मेथड समझाने से पहले मैं आपको एक कॉमन सा एग्जांपल देता हूँ, उससे आप एक रिलेट कर पाओगे कि
तीन तरह के, हाँ वाकई में कि तीन तरह के मेथड एग्जिस्ट करते हैं। तो जरा, वैसे तो आप सभी ने एक्सपेरिमेंट करा होगा, करा नहीं होगा तो सुना जरूर होगा। सपोज कीजिए मेरे पास एक प्लास्टिक का स्केल है, ठीक है, ये मेरे पास एक प्लास्टिक स्केल है, ठीक है, और मैंने इसको रब किया है, हेयर से रब, नॉर्मल अपने हेयर से क्या करा है, इसको रब किया है, ठीक है, तो इस पे एक चार्ज इंड्यूस हो जाता है, ठीक है, वैसे, ठीक है, इस पे एक चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। वैसे तो जो, जब आप प्लास्टिक स्केल को, अगर प्लास्टिक का स्केल है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, प्लास्टिक स्केल है, ठीक है, और अगर मैंने इसको हेयर वगैरह से रब किया है, ठीक है, तो फिर ये क्या करता है, मेरे पास ये कुछ बिट्स ऑफ पीसेज ऑफ पेपर है, ठीक है, मेरे पास कुछ पीसेज ऑफ पेपर है। तो क्या ऑब्जर्व करेंगे आप कि ये जो स्केल है, ये इन पेपर को क्या करना स्टार्ट कर देगा, अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा रबिंग के बाद, है ना, आपने स्केल को रब किया, ठीक है, आपने इसको हेयर से रब कर दिया, ठीक है, हेयर से आपने, नॉर्मल अपने हेयर से क्या करा, इसको रबिंग कर दी इसकी, तो क्या होगा, ये जो प्लास्टिक का स्केल है, पेपर्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। बेसिकली होता क्या है, रबिंग करने से क्या होता है, प्लास्टिक के स्केल पे चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, जो भी हमने फर्स्ट देखा था ना, अभी मैंने फर्स्ट मेथड क्या बताया था, रबिंग। तो आपने इसको क्योंकि रब करा है, तो इस पे एक चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, जो कि नेगेटिव चार्ज इसमें प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज किस वजह से आया, इट इज ड्यू टू रबिंग, ठीक है, जो आपने इसकी रबिंग करी है, इस रबिंग की वजह से चार्ज इस पे प्रोड्यूस हुई, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है किस किस का, इस प्लास्टिक स्केल का और इस पेपर का, और आपने अर्लियर क्लास में पढ़ा है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो तो क्या करते हैं, रिपेल, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो सेम तरह का चार्ज होगा, मतलब मान लो पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव होगा सिमिलरली, तो वो भी क्या करेंगे, वो भी रिपेल करेंगे, ओके, बट पॉजिटिव नेगेटिव ये क्या करेंगे, दोनों अलग अलग अनलाइक चार्जेस है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये चीज है। अब यहाँ पे देखो, इसके पास तो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, और ये इस पेपर को अट्रैक्ट कर रहा है, तो पेपर के पास कैसे चार्ज होना चाहिए, अगर इसके पास नेगेटिव चार्ज है और ये अट्रैक्ट कर रहा है, तो पेपर के पास ऑपोजिट चार्ज होगा, नेगेटिव से, और नेगेटिव से अपोजिट क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। अब एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे खाली सेपरेशन ऑफ चार्जेस होता है, तो एक तरफ नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होता है और एक तरफ नेगेटिव चार्ज होता है, बट ये जो सेपरेशन भी हुआ, अगर वो धीरे धीरे देखेंगे सेपरेशन के, मैं अभी आपको एक जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ तीनों मेथड्स का, ठीक है, तो ये जो सेपरेशन भी हुआ, ये हुआ है ड्यू टू इंडक्शन। थर्ड लिखा था ना, थर्ड मेथड लिखा था ना, फर्स्ट लिखा था रबी, सेकंड कंडक्शन था, वो भी बताऊंगा, और थर्ड मैंने लिखा था ये इंडक्शन, ठीक है, तो यार ये दो मेथड से यहाँ पे कवर हो गए। अब थर्ड भी देख लीजिए, तो ठीक है, थर्ड भी देख लीजिए ना, देख लीजिए, मैं जरा इसको स्पेस से क्रिएट कर लेता हूँ। सो थर्ड, सेकंड मेथड क्या है, सॉरी सेकंड में देख लीजिए, सेकंड मेथड क्या था, बाय कंडक्शन, है ना, सो जरा मैं एक बार और इसको ड्रॉ करता हूँ। अब जरा कंसिडर कीजिए कि हमारे पास ये प्लास्टिक का स्केल ना होकर आयरन का स्केल है, ठीक है, ठीक है, प्लास्टिक का स्केल ना होकर हमारे पास इस तरह का स्केल है, ये आयरन स्केल है, और सेम सिचुएशन है, इसको भी रब करा है, और यहाँ पे फिर से कोई पीसेज ऑफ पेपर है, ठीक है, हमारे पास एक आयरन का स्केल है, इसको भी रब करा है, और हमारे पास यहाँ पे पीसेज ऑफ पेपर है। तो बताइए क्या इस केस में अट्रैक्शन होगा, इस केस में अट्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है, कोई अट्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है, नो अट्रैक्शन। अब ऐसे क्यों, क्या ये आयरन का स्केल को जब हमने रब करा, तो क्या इस पे चार्ज डेवलप नहीं हुआ, तो आंसर क्या है, इस पे चार्ज तो डेवलप हुआ है, बट बेसिकली आयरन क्या है, आयरन एक कंडक्टर है, ठीक है, और मान लो आपने इस पे रब कर रहे हो, तो आपने इसको होल्ड किया होगा, आपकी बॉडी भी क्या होती है, आपकी बॉडी भी कंडक्टर होती है, तो होता क्या है, जब आपने इसको रब करा है, तो इसमें चार्ज तो डेवलप हुआ है ड्यू टू फ्रिक्शन या ड्यू टू रबिंग, बट वो चार्ज आपके हाथों के थ्रू क्या हो गया, ग्राउंड को ट्रांसफर हो गया, क्योंकि आपकी बॉडी भी कंडक्टर है और ये भी कंडक्टर है। तो हुआ क्या है, स्केल से जो चार्ज, जो स्केल पे चार्ज बना है, ठीक है, जो ये स्केल था, इस स्केल से चार्ज ग्राउंड को ट्रांसफर हो गया, तो चार्ज किसको मिला, ग्राउंड को चार्ज मिल गया, ठीक है, मान लेते हैं इस पे भी नेगेटिव चार्ज आया था फॉर एग्जाम्पल,
मान लेते हैं इस पे भी नेगेटिव चार्ज आया था, तो ये नेगेटिव चार्ज इस पे होल्ड नहीं करेगा, वो ग्राउंड को ट्रांसफर हो जाएगा। तो इवेंचुअली क्या हुआ, ये ग्राउंड पे चार्ज आ गया। तो ये जो ग्राउंड की चार्जिंग हुई ये किस मेथड से हुई है, बाय कंडक्शन। जो ये ग्राउंड की चार्जिंग हुई है ये किस मेथड से हुई है, इट इज बाय कंडक्शन। तो ये तीन प्रोसेसेस होते हैं, तीन मेथड होते हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, चार्ज को किसी भी बॉडी पे जनरेट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, किसी बॉडी को चार्जिंग करने के बेसिकली ये मेथड है। और देखो आप तीनों में एक चीज ऑब्जर्व करोगे, अब जो है हम एक ही बार वन बाय वन इनको पढ़ेंगे। तीनों में होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है उसी का ट्रांसफर होता है। अब मैं एक एक करके इन तीनों मेथड्स को डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड क्या है, सो द फर्स्ट वन मेथड इज बाय रबिंग और चार्जिंग बाय रबिंग। ठीक है, इसको बाय फ्रिक्शन भी बोल देते हैं ना, फ्रिक्शन भी बोल देते हैं। और ठीक है, एक तो नाम क्या है चार्जिंग, एक तो हम उसको बोलते हैं चार्जिंग बाय रबिंग और दूसरा फ्रिक्शन ही बोल देते हैं। और एक और इसके लिए वर्ड भी है, ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, एक और वर्ड हम यूज कर सकते हैं, ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब जरा इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए ये तो हमें पता है कि जो कोई भी मैटर अगर है तो बेसिकली किसका मिलकर बना हुआ है, एटम से मिलकर बना हुआ है। और एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है बीच में, और चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब आप दो मटेरियल को रब करते हो तो इवेंचुअली क्या होता है, उनके बेसिकली क्या होता है, उनके एटम क्लोज आ जाते हैं, बहुत क्लोज आ जाते हैं एक दूसरे को। और आप रबिंग भी कर रहे हो, तो रबिंग से क्या होता है, रबिंग से क्या होता है, रबिंग से या फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होती है। क्योंकि जब आप अपने हाथों को रब करते हो वो हीट भी कैसे प्रोड्यूस होती है, तो ऑफ कोर्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हर जगह होल्ड करता है। आप रब कर रहे हो मतलब दो मटेरियल को रब कर रहे हो, तो जो भी पर्सन वो रबिंग कर रहा है उसकी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। ठीक है, वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट में कन्वर्ट हो रही है। और ये हीट एनर्जी जाएगी किसके पास, तो इवेंचुअली हर एक चीज में क्या होता है, एटम्स होता है। तो एक मान लो दो मटेरियल को आप रब कर रहे हो तो एक उसके एटम होंगे, और जिनको आप आपस में रब कर रहे हो उन दोनों के एटम होंगे। तो ये एनर्जी इनके इलेक्ट्रॉन्स के पास जाएगी, इन एटम के पास जाएगी, और वहां से क्या होगा, इनके इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी जाएगी। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी जाएगी तो क्या होगा, तो देखो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में होल्ड कर रखा है। ठीक है, भाई ये पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन के पास। तो यहाँ भी क्या लग रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है। ठीक है, दोनों अनलाइक चार्जेस है ना, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे बाउंड इसलिए है क्योंकि इसको इस न्यूक्लियस ने खींच रखा है। बट अगर इसको सफिशिएंट एनर्जी मिल जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से एस्केप कर जाएगा। तो अगर ये हीट जो प्रोड्यूस हुई है ये इनफ है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा। ठीक है, तो रिवर्स भी हो सकता है, यहाँ से यहाँ भी मूवमेंट हो सकता है, बट अभी के लिए मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कि इलेक्ट्रॉन ने इस वाले एटम से इस वाले एटम पे मूव कर लिया। तो अब देखिए पहले ये दोनों एटम क्या थे, न्यूट्रल थे। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल थे। बट अब क्या हुआ है, अब इस वाले एटम के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। ठीक है, इस वाले एटम के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई जो लेफ्ट साइड में है। ठीक है, ए से इसको डिनोट कर देता है, इसको बी से कर देता है। तो जो ए वाला जो एटम है इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, एक कमी होगी, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ चले गए। तो इस पे कैसे चार्ज आना चाहिए, इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे क्या हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब कम हो गए हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स तो सेम है बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। अब इसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया और इसने गेन कर लिया बी वाले ने। अब इसने गेन कर लिया तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए हैं एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो यहाँ पे किस तरीके का चार्ज आएगा, एंड ऐसे नोट किया, तो ये दोनों अलग अलग एटम है तो इस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अलग अलग है, इस पे अलग अलग। तो यहाँ पे किस तरीके का चार्ज आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। और चार्जिंग किसी वजह से आई है, रबिंग की वजह से आई है। ठीक है, तो सर मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जब आप दो मटेरियल को रब करते हो तो रबिंग से हीट जनरेट होती है, और वो हीट एनर्जी जब ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं तो एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में ट्रांसफर हो जाती है। अब क्वेश्चन क्या है, आपके माइंड में राइज होना चाहिए कि किस मटेरियल से किस मटेरियल में ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे एक और कंसेप्ट होता है, दैट इज वर्क फंक्शन। ठीक है, वर्क फंक्शन, अब ये क्या चीज है, तो वर्क फंक्शन इट इज बेसिकली द मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी required to eject out an electron from the surface of the material। किसी भी मटेरियल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, मिनिमम एनर्जी, दैट इज इक्वल टू द वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल। अब यहाँ पे सरफेस वर्ड इंपॉर्टेंट है।
देखिए, आपने केमिस्ट्री में भी एक और वर्ड पढ़ा होगा, एक और इससे रिलेटेड एक वर्ड होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल, या आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी। ये बेसिकली क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी होती है आइसोलेटेड एटम में से अगर आपको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, ठीक है, डिफरेंस होता है, एक अलग से एक एटम है आइसोलेटेड एटम, उसमें से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो वो जो मिनिमम एनर्जी है जो रिक्वायरमेंट आपको होगी दैट इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल। बट अगर एटम कंबाइन होकर मटेरियल बना दिया है तो मटेरियल के सरफेस से अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो जो एनर्जी चाहिए दैट इज इक्वल टू सरफेस, और सरफेस से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उन्हीं को सबसे कम एनर्जी जरूर की रिक्वायरमेंट होती है इजेक्ट आउट होने के लिए, ठीक है। तो ये वर्क फंक्शन होता है। अब यहाँ पे इस कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं, तो देखिए जिस मटेरियल का वर्क फंक्शन कम होगा, ठीक है, जिस मटेरियल का, अब ध्यान से सुनना ये चीज, जिस मटेरियल का वर्क फंक्शन कम होगा वो इलेक्ट्रॉन को इजीली क्या कर देगा, लूज कर देगा, क्योंकि उसे कम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। और जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो बाद में मतलब उसको और ज्यादा एनर्जी एक्यूमुलेट होगी तब जाके वो इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। तो होता क्या है ना, वर्क फंक्शन को ऐसे 5 से डिनोट करते हैं। अब होता क्या है, जिसका वर्क फंक्शन कम है वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अब यहाँ पे देखिए, बताइए किसने इलेक्ट्रॉन को लूज करा था, ए ने करा था, और गेन किसने करा है, बी ने करा है। तो वर्क फंक्शन किसका कम होगा, तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, फाइ ए और फाइ बी में क्या रिलेशन होगा, फाइ क्या है, वर्क फंक्शन ऑफ ए सब्सटेंस या ए मटेरियल, और फाइ बी क्या है, वर्क फंक्शन ऑफ बी सब्सटेंस या बी मटेरियल, ठीक है। तो किसने लूज करा इलेक्ट्रॉन को पहले, मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज किसने करा, ए ने करा है, तो इसका वर्क फंक्शन कम होगा, बी का वर्क फंक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये चीज कौन डिटरमाइन करता है कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो किस डायरेक्शन में होगा, दैट इज डिटरमाइंड बाय द वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल्स इन्वॉल्व्ड, ठीक है। तो जिन दो मटेरियल को आप रब कर रहे हो उनका जो वर्क फंक्शन है वो ही डिटरमाइन करता है कि किस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और किस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब देखिए यही से एक और चीज है, इसका मतलब ये फिक्स नहीं है ना कि कोई मटेरियल हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही होगा या हमेशा नेगेटिव चार्ज ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लास है, ठीक है, ग्लास को अगर आप सिल्क के साथ रब कर दोगे तो इसमें पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। किसकी बात करो, मैं ग्लास पे चार्ज की बात करो, है ना। अगर ग्लास में पॉजिटिव चार्ज होगा तो ऑफकोर्स सिल्क पे कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, एक पॉजिटिव बनता है एक नेगेटिव बनता है। मैं यहाँ पे खाली ग्लास का चार्ज लिख रहा हूँ, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप इसको फर के साथ या हेयर के साथ या वूल के साथ रब कर दोगे तो इसका नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अगेन एक और एग्जांपल है, जैसे मान लो प्लास्टिक है। अब ऐसा भी नहीं है कि हमेशा किसी चीज को सिल्क के साथ रब करोगे तो पॉजिटिव बनेगा। अगर आप प्लास्टिक को सिल्क के साथ रब कर देते हो तो यहाँ उल्टा हो जाता है, यहाँ नेगेटिव चार्ज बन जाता है। किसका नेगेटिव चार्ज बनता है, प्लास्टिक का। और बाकी अगर आप इसको टेफ्लॉन के साथ रब कर देते हो तो फिर इसमें पॉजिटिव चार्ज है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये फिक्स नहीं है कि किस मटेरियल के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा किसके पास नेगेटिव, मतलब फिक्स एयर के लिए तो फिक्स है, बट एक इंडिविजुअल मटेरियल के लिए फिक्स नहीं है। बट हाँ ये फिक्स है, अगर दो मटेरियल को आप रब करते हो तो जिसका वर्क फंक्शन कम होगा उसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जिसके पास वर्क फंक्शन ज्यादा, जिसका वर्क फंक्शन कंपेरेटिवली ज्यादा होगा उसके पास नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है। आई होप सो ये मेथड क्लियर हुआ होगा कि जो रबिंग है उस मेथड से चार्जिंग किस तरीके से होती है, ठीक है। वैसे तो खाली वर्क फंक्शन ही ये डिटरमाइन नहीं करता है, तो मैंने इसका, बस हाँ मैक्सिमम केस में वर्क फंक्शन ही रीजन होता है। बट थोड़ा सा ये भी एक और चीज, जरूरी नहीं है कि रबिंग ही हो। जैसे मान लो, जैसे वो वेलक्रो होता है ना, आपने मटेरियल को अप्लाई किया फिर एकदम से आपने उसको रिमूव कर दिया, वो तब भी चार्जिंग हो जाती है। बेसिकली जो मेन रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि एटम्स काफी क्लोज आने चाहिए ताकि वहां पे मतलब एटॉमिक लेवल पे इंटरेक्शन हो सके, कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में जंप कर सके, ठीक है। उसके लिए क्या होता है, उनको विसिनिटी में आना बहुत जरूरी है, मतलब दोनों बहुत पास पास आ जाए, ठीक है। इसका एक तरीका रबिंग भी होता है, ठीक है, रबिंग भी होता है। वरना अगर आप नॉर्मली भी दो मटेरियल को कांटेक्ट में ले आओगे तो भी ये चार्जिंग होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि हर एक मटेरियल में वैसे भी एक और कंसेप्ट आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी होती है वो हर एटम के पास होती है। सबकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अलग अलग होती है। जैसे मान लो जो मटेरियल को मैं बहुत क्लोजली में कॉन्टेक्ट में ले आया, ठीक है, तो और उनके बीच में क्या होगा, जब वो बहुत ज्यादा क्लोज रहेंगे तो जिसकी एफिनिटी ज्यादा होगी वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट भी कर सकता है, तो वैसे भी चार्जिंग का केस हो जाता है, ठीक है। वैसे भी चार्जिंग डेवलप हो सकता है। अब जो सेकंड मेथड हमें देखना है, सेकंड मेथड दैट इज चार्जिंग बाय कंडक्शन, दैट इज चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है। और
एक और चीज जो मैं मेंशन करना चाहूंगा, जैसे जो हमने ये वाला मेथड देखा था, कौन सा मेथड, रबिंग वाला मेथड, ठीक है, रबिंग वाला मेथड, तो ये बेसिकली दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। ये कंडक्टर में भी एप्लीकेबल है, तो कंडक्टर भी इस मेथड से चार्ज हो सकते हैं, और इंसुलेटर के लिए भी वर्क करता है, ठीक है, इंसुलेटर के लिए भी वर्क करता है, दोनों के लिए वर्क करता है, कंडक्टर के लिए भी, इंसुलेटर, ठीक है। बट अब जो हम ये मेथड देखने जा रहे हैं कंडक्शन, ये इट इज ओनली एप्लीकेबल टू कंडक्टर्स, ठीक है, इट इज ओनली एप्लीकेबल टू कंडक्टर्स। अब कंडक्टर्स क्या होता है? सो कंडक्टर्स आर दो मटेरियल्स थ्रू व्हिच द चार्जेस कैन फ्लो इजीली, और चार्ज में बेसिकली इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करता है, तो ऐसे भी हम बोल देते हैं लूजली दैट इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो इजीली। और इलेक्ट्रॉन के फ्लो को करंट भी बोलते हैं, तो वो भी एक डेफिनेशन होती है कि जिससे करंट पास हो सकता है, दैट इज कॉल्ड कंडक्टर, और जिसमें करंट पास नहीं हो सकता, दैट इज कॉल्ड इंसुलेटर। तो एक मैं लिख देता हूँ जरा, कि जो कंडक्टर होता है वो बेसिकली क्या होता है, चार्ज कैन फ्लो थ्रू इट, ओके, चार्ज कैन फ्लो थ्रू इट, एंड इससे अपोजिट क्या होता है, इससे अपोजिट होता है इंसुलेटर, ठीक है, चार्जेस कैन नॉट फ्लो। एग्जाम्पल के लिए, अब जैसे इसके एग्जाम्पल क्या होगा, जितने भी आपके मेटल्स होते हैं वो जनरली क्या होता है, कंडक्टर होते हैं, आयरन, जितने भी एल्यूमिनियम, जितने भी आपके मेटल्स हैं, कॉपर तो बेस्ट, सिल्वर कॉपर है तो वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर्स, सॉलिड कंडक्टर्स अवेलेबल, जो कि हमारे पास अवेलेबल होते हैं। बाकी इंसुलेटर के एग्जाम्पल में वुड हो गया, ठीक है, ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये एग्जाम्पल्स है इंसुलेटर के, ठीक है। तो ये जो मेथड है ये खाली कंडक्टर्स के लिए एप्लीकेबल है, तो यहाँ पे हमने ये देख लिया कि बेसिकली कंडक्टर्स क्या होते हैं। अब देखो, सिंपल सी चीज है, क्योंकि कंडक्टर इसमें चार्ज फ्लो कर सकता है, और कर सकता है तो करेगा, अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है। तो अभी मैं इस चीज को, अब जरा कंडक्शन वाले मेथड को देखते हैं। सो और हाँ, एक और चीज जो मैं अभी मेंशन करना चाहूंगा, इसके लिए ये भी रिक्वायरमेंट है कि फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी है, ठीक है, फिजिकल कांटेक्ट, किस किस का कांटेक्ट, मतलब जनरली इस मेथड में क्या होता है, एक चार्ज बॉडी से दूसरी चार्ज बॉडी पे या एक अनचार्ज बॉडी को हम चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या होता है, दोनों को फिजिकली कांटेक्ट में लाना जरूरी होता है। अब मैं एग्जांपल से समझाऊंगा एक केस लेकर, तो आपको और ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कंसिडर कीजिए मेरे पास ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है, और ये एक इसका इंसुलेटिंग स्ट्रैंड है, ठीक है। तो ये क्या है, ये मेटल स्फेयर है बेसिकली। अब मेटल स्फेयर है तो कंडक्टर तो हो गई, ठीक है। और ये नीचे क्या है इसका, ये एक इंसुलेटिंग स्ट्रैंड है। अभी सारी चीजें क्लियर होगी कि स्टैंड की रिक्वायरमेंट को मैं किस तरीके से, अब मान लीजिए मैंने इसको चार्ज करा है ना, इसको मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज आ गया, हमने इसको चार्ज करा और इसको पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब आप एक और चीज जरा नोटिस कीजिए, मैंने कंडक्टर पे चार्ज बिल्कुल बाउंड्री पे बनाया ना, आउटर बाउंड्री पे बनाया, इसका रीजन क्या है, तो देखिए, इस पे मान लो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज क्या है, लाइक चार्ज है, तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब कंडक्टर के अंदर जो होता है वो चार्ज का फ्लो पॉसिबल है, तो जब ये चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा तो ये ट्राई करेगा, या इवेंचुअली होगा क्या, ये मैक्सिमम सेपरेशन पे आ जाएंगे, और मैक्सिमम सेपरेशन कब पॉसिबल है, तो जब दो चीजें रिपेल करती हैं, तो जितना पॉसिबल हो सकता है उतना दूर जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है कि वो बिल्कुल बाउंड्री पे आके रिसाइड, तो इसलिए कंडक्टर के बिल्कुल बाउंड्री पे चार्ज रिसाइड करता है, जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम भी शो करा है, ये बिल्कुल इसके सरफेस पे रिसाइड कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल इसके सरफेस पे रिसाइड कर रहा है, ठीक है। ये मेरे पास है, एक और मेरे पास एक सेम, एक और मेटल स्फीयर है, ठीक है। अभी के लिए मान लेते हैं दोनों का रेडियस भी सेम, बिल्कुल आइडेंटिकल है, ठीक है, ये हो गया स्क्वायर ए और ये हो गया स्क्वायर बी। ये मान लेते हैं अनचार्ज है, ठीक है, ये मान लेते हैं अनचार्ज है, और हमने करा क्या, हमने इन दोनों को कांटेक्ट में लिया है, ठीक है, मतलब हमने करा क्या, हमने स्क्वायर ए को स्क्वायर बी से टच कराया, ठीक है, ये कांटेक्ट में लिया है, स्क्वायर ए को स्क्वायर बी से टच कराया, ठीक है। तो इसके पास चार्ज था और ये अनचार्ज था ना, इनिशियली बी वाला अनचार्ज था, ए के पास चार्ज था, तो होगा क्या, कि जब आप कांटेक्ट में लिया तो होगा क्या, अब देखो ए के पास तो पहले भी चार्ज था, तो ए के पास अब भी चार्ज होगा, ठीक है, ए के पास अब भी चार्ज होगा, ठीक है। बट अब क्या होगा, बी के पास भी कुछ चार्ज आ गया होगा, जो कि कहाँ से ट्रांसफर हुआ है, ए से ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, बी के पास भी कुछ चार्ज आ गया होगा, जो कि चार्ज कहाँ से ट्रांसफर हुआ है, ए से ट्रांसफर हुआ है। अब ये ट्रांसफर क्यों हुआ होगा, देखो कैसे हुआ होगा वो भी समझो जरा ध्यान से।
अब देखो ये बिल्कुल कांटेक्ट में आ गए, यहाँ पे ध्यान दो आप, ये बिल्कुल एक सेकंड, ठीक है, तो ये यहाँ पे बिल्कुल कांटेक्ट में आ गए। अब देखो जो बी मेटल का स्फीयर है उसके पास भी क्या एटम्स है, और एटम में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कोर्स अवेलेबल है। तो अब देखो जैसे ही ये पॉजिटिव इसके पास आया, तो अब देखो पॉजिटिव क्या करेगा, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, भाई अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जो ए स्फीयर का जो पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करता है, बी स्फीयर के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, बी से ए की तरफ, ठीक है, बी से ए की तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। अभी इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो क्यों पा रहा है, क्योंकि दोनों ही क्या है, कंडक्टर है, और कंडक्टर्स में जो चार्जेस होते हैं वो मूव करते हैं। तो बी से ए की तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो बी में अब इलेक्ट्रॉन कम होते जा रहे हैं, तो बी पे कैसे चार्ज आएगा, इवेंचुअली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और ए पे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, तो ए का नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। इवन नेगेटिव चार्ज आएगा नहीं, दैट डिपेंड्स कि कितना ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज था, बट धीरे धीरे इसमें जो होगा, या फिर दूसरे सेंसर में कहूँ कि इसका जो, एक सेकंड, दूसरे सेंसर में मैं कहूँ तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है कम होगा, क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज आगे जा रहा है, तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है क्या होगा, कम होगा, ऑलरेडी इसमें पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। तो कुछ थोड़ी देर बाद की पिक्चर कुछ इस तरीके की बनेगी। अब दूसरा क्वेश्चन जो अराइज होगा कि कितना चार्ज ट्रांसफर होगा, क्या पूरा चार्ज चला जाता है, क्या आधा चार्ज जाता है ना, या कितना चार्ज जाता है। तो अब ये जो अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर है, अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर, इट डिपेंड्स ऑन द पोटेंशियल ऑफ द स्पेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, ये टर्म ना हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे ना, वहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा सेकंड चैप्टर, उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कर देते हैं, तो वहाँ पे हम भी देखेंगे। बट अभी के लिए आप ये खाली ध्यान रखिए कि कितना चार्ज ट्रांसफर होगा जब ये कंडक्शन होगा, कितना चार्ज ए से बी में ट्रांसफर होगा, इट डिपेंड्स अपॉन पोटेंशियल ऑफ बोथ द सर्फेसेस, ठीक है। और कंडीशन बेसिकली ये होती है, चार्ज का ट्रांसफर तब तक होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, पोटेंशियल को बी से डिनोट करते हैं। तो जब ये दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तब ये चार्ज का ट्रांसफर रुक जाएगा, ठीक है, वहां इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तो फिर चार्ज का ट्रांसफर रुक जाएगा, ठीक है। तो बाकी है ना, घबराइए नहीं, इसको हम सेकंड चैप्टर में देखेंगे पोटेंशियल को पूरा कि क्या चीज होती है। अभी के लिए जो नोट करने वाली चीज है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कंसिडर कीजिए अगर मेरे पास दोनों का रेडियस सेम होता, ठीक है, इसका भी रेडियस आर है स्फीयर का, और बी का भी रेडियस आर है, ठीक है, ये स्फीयर है मेरा, जो भी थोड़ी देर पहले जो भी देख रहे थे, और ये बी स्फीयर है, तो दोनों का रेडियस क्या है, आर है। और मान लेते हैं इनिशियली इस पे चार्ज होता है Q1 और इस पे चार्ज होता है Q2। मान लेते हैं ना, जनरल में भी फॉर्मूला बता रहा हूँ, मान लेते हैं इसको कुछ चार्ज करने से पहले होता, Q1 चार्ज होता है, इस पे Q2 चार्ज होता है। अब आपने इनको टच कराया, और टच कराने के बाद उनको फिर से अलग अलग कर दिया, ठीक है। अब क्योंकि अगर इनका देखो ध्यान से, मैंने अभी क्या बताया कि चार्ज कितना ट्रांसफर होगा, कितना चार्ज बचेगा, इट डिपेंड्स दोनों का, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल कितना कितना है ना, जब वो सेम हो जाएगा तो हो जाएगा। बट अगर दोनों का रेडियस सेम है, अगर दोनों का रेडियस सेम है, तो जब ये आपने कंडक्शन के बाद जो दोनों पे चार्ज बनेगा वो भी सेम बनेगा। मान लेते हैं इस पे स्मॉल क्यू चार्ज बना है, तो इस पे भी कितना चार्ज बनेगा, स्मॉल क्यू भी चार्ज बनेगा, ठीक है। अगर दोनों का रेडियस सेम है, तो जो चार्ज डेवलप होगा दोनों में कंडक्शन के बाद वो कितना होगा, सेम होगा। तो इस पे भी अगर स्मॉल क्यू चार्ज बना तो इस पे भी स्मॉल क्यू चार्ज बनेगा, ठीक है। अब एक और चीज होती है, वो भी हम थोड़ी देर में प्रॉपर्टीज में डिस्कस करेंगे, कि टोटल चार्ज जो होता है ना वो हमेशा कंजर्व होता है। जैसे शुरू में जो चार्ज था हमारे पास वो Q1 प्लस Q2 था, टोटल चार्ज दोनों को मिला के, और अब जो चार्ज है वो कितना है, वो है अब ये इनिशियल चार्ज है ना, इनिशियल चार्ज है। और अब हमारे पास टोटल फाइनल चार्ज कितना है, तो स्मॉल क्यू ये ए वाले पर और स्मॉल क्यू बी वाले पर, तो टोटल कितना हो गया, Q2। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग, चार्ज आप ना तो प्रोड्यूस कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, टोटल चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो कंजर्व रहता है तो इनिशियल और फाइनल में क्या होगा, इक्वल। दैट मीन जो ये 2Q होगा, इट शुड बी इक्वल टू I1, सॉरी सॉरी दिस 2Q विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2, नॉट I1, I1 दिस तो हम करंट वेरिएबल बोलते हैं, तो इट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। तो आप Q की वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हो, तो Q की वैल्यू क्या हो गई, Q1 प्लस Q2 बाय 2। बट ये फॉर्मूला और ये खाली तभी एप्लीकेबल है जब क्या हो, दोनों का रेडियस सेम है। तो अगर दोनों का रेडियस सेम होगा तब आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, दैट जो चार्ज डेवलप होगा दोनों बी स्क्वायर पे वो कितना होगा, Q1 प्लस Q2 बाय 2, ओके।
तो ये और ठीक है। सो ये समझ में आया चार्जिंग बाय कंडक्शन किस तरीके से वर्क करता है और क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, अब जो एक लास्ट जो है ना, उसमें जो लास्ट मेथड था, लास्ट मेथड क्या था हमारे पास, वो था बाय इंडक्शन। जो एक मेन डिस्टिंक्शन है इंडक्शन में वो ये है कि फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती। नो फिजिकल कांटेक्ट इज रिक्वायर्ड। जैसे अभी हमने कंडक्शन में देखा ना, फिजिकल कांटेक्ट की रिक्वायरमेंट थी, तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में कोई फिजिकल कांटेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं। ठीक है, तो अब जरा देखते हैं कैसे हम इंडक्शन के थ्रू किसी भी मटेरियल को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगेन मान लेते हैं मेरे पास ये एक और मेटल स्फीयर है। ठीक है, इस पे चार्ज है ना, इस पे एक पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ठीक है, and we will call it as A। ये हमारे पास स्फीयर A हो गया। ठीक है, और लेट मी ड्रॉ अनदर स्फीयर। ठीक है, ये अनचार्ज स्फीयर है ना, इसमें कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, ये वो रिव्यू मेटल का स्फीयर है। ठीक है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, ये एक अनचार्ज स्फीयर है B। ठीक है, अब देखिए होगा क्या। अब हम इसको खाली इसके पास लेकर आए ना, कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं करा, ये खाली इसको दोनों स्फीयर को आसपास लेकर आ गए। ठीक है, तो अब होगा क्या। तो अगेन देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। ए जो के जो पॉजिटिव चार्ज है वो बी के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अब जब ये अट्रैक्ट करेगा तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करते करते इस सरफेस तक तो आ जाएंगे, बट इससे बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। बीच में क्या है, यहाँ पे एयर है, और एयर क्या होती है, एयर इज एन इंसुलेटर। तो ये यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, तो यहाँ पे चार्ज बिल्डअप होने लगेगा। ठीक है, उसी तरीके से आप क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस तरफ एक्यूमुलेट होने स्टार्ट हो गए, तो जो ये वाला रीजन है, इस वाले रीजन में क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है भाई, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस तरफ से जाके तो इस तरफ मूव कर रहे हैं, तो एक सेपरेशन हो गया ना, पोलराइजेशन हो गया। एक तरफ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। ठीक है, ये सेपरेशन हो गया। बट हमें तो अगर इसको पूरी तरह चार्ज बनाना है तो वो कैसे होगा, देखिए है ना, जरा फॉलो कीजिएगा ध्यान से। तो ठीक है, ये भी था। तो क्या हुआ है, यहाँ से एक सेपरेशन बिल्डअप होना शुरू हो गया, एक तरफ नेगेटिव चार्ज का और इस तरफ पॉजिटिव चार्ज का। अब मान लीजिए हमने फिर क्या करा, हमने ए को तो एज इट इज रखा। ठीक है, हमने क्या करा, हमने ए को तो एज इट इज रखा है। ठीक है, ये ए स्क्वायर को तो हमने एज इट इज रखा, और बी स्क्वायर के साथ हमने क्या करा, इसको ग्राउंडिंग कर दिया। ग्राउंडिंग का मतलब क्या होता है, इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया, एक मेटल वायर के थ्रू इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया। तो बी में सेपरेशन था, यहाँ नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पॉजिटिव चार्ज था। अब ग्राउंडिंग करने से क्या होगा, ये कंडक्टिंग वायर है ना, इसको हमने ग्राउंड करता है, ये कंडक्टिंग वायर है। तो ये क्या करेगा, ये चार्ज को ट्रांसफर करा देगा, है ना। यहाँ पे मैं एक और चीज मेंशन कर देता हूँ, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि चार्ज का फ्लो बाय कंडक्शन कब तक होता है, जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अब ग्राउंड का जो बेसिकली जो पोटेंशियल होता है वो जीरो ही होता है। अभी के लिए चलो आप इस चीज को भी छोड़ सकते हो कि जीरो पोटेंशियल, क्योंकि मैंने बताया नहीं पोटेंशियल क्या होता है। बट एक चीज ध्यान रखो, कभी भी अगर ग्राउंडिंग का केस होगा, अगर कभी भी ग्राउंडिंग का केस होगा, तो उस केस में क्या होगा, कंप्लीट ट्रांसफर होगा, कंप्लीट चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, सारे का सारा चार्ज। मतलब किसी बॉडी पे कितना भी चार्ज हो, अगर आपने उसको अर्थ से ग्राउंड कर दिया है तो जितना भी उसका चार्ज है वो सारा का सारा अर्थ को ट्रांसफर हो जाएगा, कुछ भी चार्ज नहीं लेफ्ट आउट होगा। ठीक है, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कंडक्शन में दोनों के पास Q1 Q2 चार्ज था, तो फिर भी दोनों के पास पहले ए के पास Q1 चार्ज था। ठीक है, तो उसके पास फिर भी कोई Q चार्ज बचा, तो कोई ना कोई चार्ज बच गया था। बट यहाँ पे क्या है, अगर आपने उसको अर्थिंग कर दी है, ग्राउंडिंग बोलते हैं या अर्थिंग बोलते हैं, अगर आपने अर्थिंग कर दी है तो सारा का सारा चार्ज ही क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो अब थोड़ी देर बाद की पिक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे हम, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, अगेन ए का सिनेरियो तो सेम है, ए के पास चार्ज है। ठीक है, ए का सिनेरियो, ए का सिनेरियो तो सेम है। बी के साथ क्या हुआ है, बी का ये पॉजिटिव चार्ज तो अर्थ के पास चला गया, तो खाली नेगेटिव चार्ज ही बचा। ठीक है, बी का के साथ क्या हुआ है, पॉजिटिव चार्ज तो चला गया, तो खाली नेगेटिव चार्ज ही बचा। ठीक है, बी के साथ।
अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, ए को रिमूव कर देते हैं, तो खाली अब बी को छोड़ो। अब क्योंकि ए हट गया, ए को हमने रिमूव कर दिया, तो अब ये नेगेटिव चार्ज के पास ये बाउंडेशन भी नहीं कि वो एक साइड ही रहा, तो वो पूरे में क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है? और क्योंकि कंडक्टर है तो सरफेस पे रहेगा, तो कुछ इस तरीके की पिक्चर बन जाएगी। ठीक है, तो ये बी चार्ज के बी स्क्वायर के साथ कुछ इस तरीके की फाइनल पिक्चर। तो आप देखिए स्टार्टिंग में क्या था, ये स्टार्टिंग में जो बी था ये अनचार्ज था। ठीक है, इसमें कोई चार्ज नहीं था, धीरे धीरे क्या हुआ, ये बोले ये जब हम इसको ए को इसके पास लेकर आए तो सेपरेशन ऑफ चार्जेस हुआ, तो सेपरेशन ऑफ चार्जेस के बाद हमने इसको अर्थिंग कर दी, तो इसका एक साइड ये जो पॉजिटिव चार्ज है सारा का सारा अर्थ को ट्रांसफर हो गया, तो खाली पॉइंट कैसे चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो बी पे कैसे चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो अब यहाँ पे एक चीज आप और ऑब्जर्व कीजिए, जो चार्ज डेवलप हुआ है बी पे वो अपोजिट पोलैरिटी का हुआ है, ए के पास पॉजिटिव चार्ज था, आप उसको बी के पास लेकर आए, तो बी पे कैसे चार्ज डेवलप हुआ, बी पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो ऐसे हम जो है ऐसे हम ये ऐसे हम इंडक्शन की हेल्प से चार्ज को इंड्यूस करा सकते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन हम क्या कर सकते हैं, चार्ज को इंड्यूस करा सकते हैं। ठीक है, आई होप सो ये मेथड क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हम चार्जेस को इंड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन। ठीक है, और ये मेथड भी ऐसा नहीं है कि दोनों के लिए एप्लीकेबल है, आप इसको कंडक्टर पे भी अप्लाई कर सकते हो और इंसुलेटर पे भी अप्लाई कर सकते हो, बट ज्यादा इफेक्टिव कंडक्टर के लिए होता है। रीजन नहीं, क्योंकि कंडक्टर में जो चार्ज का मूवमेंट है, यहाँ पे तो देखो मूवमेंट हो रहा है ना पोल्स बनने में, एटलीस्ट पोल्स बनने में तो ये मूवमेंट हो रहा है ना, चार्ज यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ इलेक्ट्रॉन का, तो पोल्स बनने में तो ये मूवमेंट हो रहा है, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, तो कंडक्टर के लिए थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टिव होता है, वरना तो दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ भी आप ध्यान से देखिए, भले ही इंडक्शन में लगता है कि खाली पोल्स पे हो रहा है, बट यहाँ भी आप ध्यान से देखो, इस बी पे चार्ज आया कहाँ से, सोचो, इस बी पे चार्ज कहाँ से आया, इस बी पे भी चार्ज इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से आया, और वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहाँ कहाँ से हुआ है, वो अर्थ से हुआ है, इस तरह से, इस तरीके से। सोचो जैसे हमने इसको अर्थ से ग्राउंड करा, तो अर्थ से जो इलेक्ट्रॉन है बेसिकली वो मूव होकर इस बी के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से डेवलप होगा, चाहे कोई भी मेथड। तो यहाँ भी क्या हुआ है, ये अर्थ से क्या हुआ है, ये नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन है ये इन्होंने इस बी के इस पॉजिटिव चार्ज को वो कर लिया, फिर ये ए की जरूरत ही क्यों पड़ी, तभी तो ये पोल्स बने, वरना तो ये बी न्यूट्रल था, ये अपने आप इसको आप डायरेक्ट अगर ए को ना लाके अगर आप बी को ग्राउंड कर देते तो वो अट्रैक्ट ही नहीं करता। गेटिंग माय पॉइंट, अगर आप इसको डायरेक्ट ग्राउंड कर दीजिए तो वो अट्रैक्ट ही नहीं करता। ठीक है, इसका रोल क्या है, इस ए के उसके पास लाने का, क्योंकि इसने ये सेपरेशन क्रिएट कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये अट्रैक्शन पॉसिबल हो पाया। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, अब जो हमें नेक्स्ट स्टडी करना है दैट इज, नेक्स्ट टॉपिक जो हमें स्टडी करना है दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, और हमें चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है। ठीक है, तो बेसिकली तीन प्रॉपर्टीज हमें स्टडी करनी होती है, एक तो होता है एडिशन, वन बाय वन स्टडी कर लेते हैं एक साथ। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, दैट इज एडिशन। तो एडिशन ऑफ चार्जेस में क्या है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था चार्ज कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, और स्केलर क्वांटिटी सिंपल एल्जेब्रिक लॉ से ऐड हो जाते हैं। ठीक है, एल्जेब्रिक लॉ से ऐड हो जाते हैं, एल्जेब्रिक लॉ मतलब जो आपके प्लस माइनस के रूल होते हैं, उसी से क्या कर सकते हैं, आप सिंपल इनको ऐड कर सकते हैं, एल्जेब्रिक लॉ से आप इनको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक लॉट है, कोई भी है ना, एक लॉट है और इसमें कुछ चार्जेस है, +2 कूलम, ओके, -6 कूलम फॉर एग्जाम्पल, +4 कूलम। तो अगर मुझसे पूछा जाए नेट चार्ज है, टोटल चार्ज कितना होगा, तो टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे हम, +2 +4 एंड -6, तो 2 + 4 6 -6, टोटल चार्ज कितना हो गया, 0 कूलम, नेट चार्ज कितना हो गया, 0 हो गया। तो सिंपली इनको ऐड कर देना, नेट चार्ज निकालने के लिए क्या कर देना, सिंपली इनको ऐड कर देना, यू विल गेट द नेट चार्ज। ठीक है, नॉर्मल, बस साइन का थोड़ा ध्यान रखना, नेगेटिव चार्ज तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज तो पॉजिटिव, है ना, बट नॉर्मली क्या, नॉर्मल जो एडिशन का प्रोसेस है वो ही यूज करना है, कोई वेक्टर एडिशन वगैरह कुछ नहीं लगाना, क्योंकि चार्जेस कैसी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, नाउ सेकंड, सेकंड जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि किसी मतलब टोटल चार्ज हमेशा जो होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं लिख लेता हूँ,
द टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कंजर्व्ड या इज कांस्टेंट। ठीक है, यूनिवर्स में जितना भी चार्ज है वो क्या है, वो कांस्टेंट है। ठीक है, चाहे यूनिवर्स का बोलो और किसी भी, या फिर आइसोलेटेड सिस्टम का भी बोल सकते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम जिस सिस्टम में बाहर से कोई चार्ज नहीं आ रहा है उनका टोटल चार्ज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, मतलब बस अगर आप रीडिस्ट्रीब्यूशन भी करोगे तो भी वो चार्ज क्या होगा, कांस्टेंट ही रहेगा। अब जैसे इसको आप अभी थोड़ी देर सोच भी सकते हैं, जैसे हम मान लो जो भी मेथड से हम चार्ज डेवलप भी कर रहे थे, तो देखो हमेशा चार्ज पेयर में डेवलप हो रहा था। जिसमें जैसे मान लो रबिंग आपने करी, तो एक पे मान लो आपने दो मटेरियल की रबिंग करी, तो मान लो एक पे पॉजिटिव चार्ज आया तो दूसरे पे उतना ही नेगेटिव चार्ज आया, क्योंकि मान लो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, तो जितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक से दूसरे में हुआ तो एक में पॉजिटिव चार्ज आ गया, उतने ही दूसरे में नेगेटिव चार्ज आ गया। तो नेट चार्ज क्या बन गया, नेट चार्ज भी जीरो हो गया। भाई पहले दोनों न्यूट्रल थे, रबिंग से पहले दोनों मटेरियल न्यूट्रल थे, कोई चार्ज नहीं था। अब आपने रबिंग करी तो दोनों में चार्ज डेवलप हुए, बट एक में पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और एक में नेगेटिव, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो नेट चार्ज में भी क्या होगा, जीरो, जितना पहले था उतने ही बाद में रहेगा। इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, और अब ऐसा होता क्यों है, तो एक तो कंसेप्ट ये भी सोच सकते हैं हम कि इलेक्ट्रॉन मतलब जो चार्जेस हैं वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किस वजह से हो रहा है, या फिर चार्जेस डेवलप क्यों हो रहे हैं, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन तो ऐसे डाई आउट तो नहीं हो सकते एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, अगर कोई बॉडी लूज करेगी तो दूसरी बॉडी गेन कर लेगी, तो एक जगह से गए तो दूसरी जगह आगे। एक तो ये लाइन ऑफ थिंकिंग है सोचने की, है ना, एक पर्टिकुलर लेवल तक। बट अभी आप आगे, अभी मैं बता देता हूँ, आप आगे फ्यूचर में पढ़ोगे जैसे प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं, फर्दर क्वार्क से मिलकर बने होते हैं, जो कि फर्दर क्या है, चार्ज को कैरी करते हैं। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों तीन तीन क्वार्क से मिलकर बनते हैं, तो फर्दर चार्जेस होते हैं। ठीक है, और इवन जो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कंसेप्ट है, ये हाई एनर्जी फिजिक्स में भी एप्लीकेबल है। तो मतलब मैं समझना चाह रहा हूँ अभी के लिए तो हम खुद को ऐसे सेटिस्फाई कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स, जो किसी बॉडी में चार्ज है ना, इट इज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन को ऐसे डाई आउट तो नहीं हो जाएगा, भाई एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हुआ है तो एक पर नेगेटिव चार्ज है तो दूसरे पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ओवरऑल चार्ज हमें से क्या रहता है, कंजर्व होता है। बट अगर आप इसको और अगर फाइन करके देखेंगे और अगर आप डेप्थ में जाएंगे, तो अगेन प्रोटॉन भी फर्दर क्वार्क से मिलकर बने हैं, वहां और तरह के मतलब और छोटे छोटे चार्जेस भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और दूसरा, अभी मैंने आपको बताया कि ये जो कंजर्वेशन का प्रिंसिपल है चार्ज का, ये उन प्रिंसिपल में से एक है जो हाई एनर्जी फिजिक्स में भी होल्ड करते हैं, मतलब वहां पे भी ये वायलेट नहीं होता। ठीक है, बट आपके लिए खाली इतना ही सफिशिएंट है ना कि बाकी इससे रिलेटेड मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल करा देता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास अगेन एक लॉट है, ठीक है, जिसमें कुछ चार्जेस है +2 कूलम, +4 कूलम, ठीक है, मान लेते हैं -3 कूलम, और कुछ हुआ रिडिस्ट्रीब्यूशन, और रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या हुआ, अब इसमें खाली दो ही चार्ज बचे हैं, एक तो है +6 कूलम और एक कोई चार्ज बचा है Q। और हमें Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि जो Q चार्ज होगा ये कितना होगा। तो कैसे करेंगे, हमें Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, क्योंकि सिस्टम में बाहर से कोई चेंज नहीं हुआ है, तो जितना चार्ज पहला था उतना बाद में रहेगा। इनिशियल चार्ज कितना था, Q इनिशियल, तो देखो 2 +2 +4 एंड -3, तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 4 6 -3 is 3 कूलम, नेट चार्ज कितना हुआ, 3 कूलम। अब फाइनल चार्ज कितना है, फाइनल चार्ज है 6 + Q, और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। सो 6 + Q शुड बी इक्वल टू 3, तो यहाँ से Q की वैल्यू कितनी आ गई, 3 कूलम। दैट मीन्स जो Q चार्ज होगा दैट शुड बी इक्वल टू 3 कूलम, तब जाके ये जो हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है ये होल्ड करेगा। ठीक है, आई होप सो दिस इज आल्सो क्लियर to you. Now the last property is quantization of charge. Quantization of charge. ठीक है, अब ये भी बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है। तो ये बेसिकली क्या है कि किसी भी बॉडी में जो चार्ज प्रोड्यूस होगा, ठीक है, किसी भी बॉडी में जो चार्ज डेवलप हुआ है, किसी बॉडी में जो चार्ज होता है, इट इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, दैट इज द चार्ज ऑन ए इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, दैट द चार्ज एनी चार्ज Q is always an integral multiple of electronic charge। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करता है, इसे रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मुझे इसको स्टेट मतलब इसको फॉर्मूला में पुट करना हो तो Q क्या है, चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इक्वल टू N into E। ठीक है, जहाँ पे N क्या होगा, इंटीजर होगा।
एन क्या होगा, इंटीजर होगा, इसलिए इसको बोलते हैं इंटीग्रल मल्टीपल, है ना। एन का मल्टीपल है और एन क्या है, एक इंटीजर है, तो एन का मल्टीपल हो गया, तो इसी से वर्ड है इंटीग्रल मल्टीपल। ठीक है, एन का ई का मल्टीपल होगा और एन का वी का मल्टीपल जो और जो मल्टीपल होगा वो क्या होगा, एक इंटीजर होगा। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की वैल्यू ले सकते हैं। अब देखो जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, अगर मैं खाली इसको मैग्नीट्यूड वाइज देखूं तो ये कितना होता है, 1.6 10 टू द पावर -9 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है। तो अगर ये एन की वैल्यू नेगेटिव हो गई तो ये चार्ज भी नेगेटिव हो गया, और अगर इनकी वैल्यू पॉजिटिव हो गई तो ये चार्ज भी पॉजिटिव है। ठीक है, सिंपल। ठीक है, अब ये आया कैसे, जनरेट कैसे हुआ, तो अगेन वापस आ जाइए। जब भी चार्ज डेवलप होता है, मान लेते हैं दो बॉडी है ना, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में एक से, ठीक है, या सो एक पहले चीज कर लेता है ना, जस्ट अ सेकेंड। तो मान लेते हैं हमारे पास दो बॉडी है, ए और बी। ठीक है, और मान लेते हैं यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, तो अगेन अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक पार्टिकल है। अब पार्टिकल कोई फ्रैक्शन में तो ट्रांसफर होगा नहीं कि हाफ पार्टिकल जा रहा है या 1/4 पार्टिकल जा रहा है, हमेशा क्या होगा, कंप्लीट ट्रांसफर होगा। तो या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है, या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा या दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे या तीन इलेक्ट्रॉन जाएंगे एंड सो ऑन, जिसको जनरली मैं क्या लिख सकता हूँ, एनी इलेक्ट्रॉन लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको जनरलाइज करके मैं क्या लिख सकता हूँ, तो एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ है, दो का, तीन का, चार का, जनरली एनी, यहाँ पे एन क्या होगा, इंटीजर, इंटीजर होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे इंटीजर होगा। ठीक है, तो जो चार्ज का ट्रांसफर हुआ ए से बी में, ठीक है, या बी पे जो चार्ज बिल्डअप हुआ या ए ने जो चार्ज यूज करा, वो हमेशा क्या है, ई का मल्टीपल है। ठीक है, मान लेते हैं बी पहले से अनचार्ज था या दोनों ही पहले पहले से अनचार्ज थे ना, ये रबिंग से हमने मान लिया, रबिंग का केस मान लेते हैं, दोनों अनचार्ज थे, रबिंग से हमने चार्ज प्रोड्यूस करना शुरू करा और ए से इलेक्ट्रॉन का फ्लो बी की तरफ हुआ। ठीक है, तो ए पे कैसे चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव। ठीक है, और बी पे कैसे चार्ज डेवलप होगा, नेगेटिव। ये कितना होगा, पॉजिटिव क्यू हुई, सॉरी पॉजिटिव एन, सॉरी सॉरी सॉरी, ये होगा पॉजिटिव, इसमें जो चार्ज डेवलप होगा दैट विल बी इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव एनी, और इसमें जो चार्ज डेवलप होगा दैट विल बी इक्वल टू पॉजिटिव। ठीक है, और नेट चार्ज अभी भी जीरो है ना, वो तो अभी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को होल्ड करेंगे, नेट चार्ज अभी भी क्या जीरो, बट जो चार्ज डेवलप होगा वो हमेशा मल्टीपल होगा किसका, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, तो ये चीज है, और ऐसे इसलिए होता है क्योंकि जो चार्ज डेवलप होता है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से होता है, और इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है तो ये तो वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, टू थ्री फोर एंड सो। ठीक है, तो ये ऑलवेज क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ठीक है, अब एक और कंसेप्ट, छोटा सा कंसेप्ट और है, इसलिए प्रॉपर्टीज हमारी पता नहीं थी यहाँ पे, बट एक और छोटा सा कंसेप्ट ये है, कंसेप्ट हो रहा है वो है कि कब हम इस क्वांटाइजेशन को निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैक्रोस्कोपिक चार्ज की जब हम बात करोगे, मैक्रोस्कोपिक चार्ज की जब हम बात करेंगे, तो वहां पे हम इस क्वांटाइजेशन को निग्लेक्ट कर सकते हैं, वहां पे हम ये जो क्वांटाइजेशन का प्रिंसिपल है इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों, देखो ऐसा इसलिए है, जब आप माइक्रोस्कोपिक चार्ज की बात करते हो ना, तो वहां पे एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है, 10 टू द पावर बहुत हाई अमाउंट, 20 30 तक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वहां पे एक दो इलेक्ट्रॉन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाता, एक दो इलेक्ट्रॉन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाता, इसलिए आप वहां पे इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। मतलब वैसे तो ये क्वांटाइज है, क्वांटाइज का मतलब ही क्या होता है कि डिस्क्रीट वैल्यू ही खाली ये होल्ड कर सकता है, मतलब किसी बॉडी में चार्ज डिस्क्रीट वैल्यू होल्ड कर सकता है। जैसे मैं देखो उसको अभी दो एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल स्टेयर्स होते हैं, तो स्टेयर्स क्या होता है, स्टेयर्स क्वांटाइज होते हैं या डिस्क्रीट वैल्यू होल्ड करते हैं, मतलब या तो आप स्टेयर्स में यहाँ पे खड़े होगे या यहाँ पे खड़े होगे या यहाँ पे, इसके बीच में कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। अभी जैसे वो हमने देखा, या तो चार्ज होगा ई या टू ई थ्री ई फोर ई फाइव ऐसे, बीच में कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। इसके अगेंस्ट क्या होता है, एक होता है कंटिन्यूस, ऐसे। यहाँ पे क्या है, मान लो रैंप है, ऐसा कंटिन्यूस रैंप, तो यहाँ पे क्या आप जहाँ चाहो वहाँ पे स्टैंड कर सकते हो ना, यहाँ पर मैंने आप यहाँ खड़े हुए, आपका मैंने आप यहाँ खड़े हुए, कोई भी वैल्यू पॉसिबल। ठीक है, अब ये जो हम निगलेक्ट करने की बात कर रहे हैं उसको समझो। मान लेते हैं अगर ये लेवल बहुत छोटे 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 हो जाए और आप दूर से ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपको क्या दिखेगा, आपको स्ट्रेट लाइन जैसे दिखेगा, और जितने छोटे छोटे हो गए लेवल, उतना ज्यादा इसकी रिजेम्बलेंस किससे बढ़ जाएगी, कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन से बढ़ जाएगी, है ना। ये डिस्क्रीट है, जो कि जिसको हम क्वांटाइज भी बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये कंटीन्यूअस है। अब जरा बताइए, ये बात समझ में आई कि अगर ये लेवल बहुत छोटे 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 हो जाए तो ये लगभग ऐसे हो जाएंगे।
और ये इस केस में होता है। देखो जब हम अच्छे खासे अमाउंट ऑफ चार्ज की बात करते हैं, मतलब जैसे मान लो 2 कूलम 3 कूलम, हम इस तरह के चार्ज की बात करते हैं, तो इनके सामने जो ई की वैल्यू जो कि क्या है, जिसका ऑर्डर क्या है, जिसका ऑर्डर है 10⁻⁻19, वो बहुत छोटा है। ठीक है, और जब ये ऑर्डर बहुत छोटा होता है तो वहां पे हम इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। किसको निग्लेक्ट कर सकते हैं? क्वांटाइजेशन के प्रिंसिपल को निग्लेक्ट कर सकते हैं। अब आपके माइंड में ये भी डाउट आना चाहिए कि निग्लेक्ट करके फायदा क्या है, तो वो भी आगे जो हम पढ़ेंगे ना, डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की लिनियर चार्ज और रेडियल चार्ज, वो डिफाइन ही इसलिए कर पाते हैं क्योंकि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा आएगा कि जरूरत ही क्या है ये ऐसे ही करने की, तो वो डिफाइन ही तभी हो पाता है ना वो कंसेप्ट है। थोड़ा चीजों को समझने की है ना, इंटुइटिवली समझने की हमें कोशिश करनी चाहिए फिजिक्स सब्जेक्ट में, इवन फिजिक्स या और कोई भी सब्जेक्ट हो। अगर आप एक वो इंट्यूशन डेवलप करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। तो हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो हमें ये होना चाहिए कि ये हम पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, तो अभी मैंने जैसे आपको ये बताया कि क्वांटाइजेशन को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक चार्ज, माइक्रोस्कोप का मतलब होता है अच्छे खासे अमाउंट का जो चार्जेस है, तो वहाँ पे वी कैन निग्लेक्ट इट। ठीक है, अभी जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल से समझा सकता हूँ। उससे पहले देखो एग्जांपल देखो, जैसे मान लो अगर हमसे ये पूछा जाए कि क्या ये चार्ज है 3 पॉइंट, या जैसे कहते हैं इसको 4 पॉइंट समथिंग, मान लेते हैं मेरे पे लिखा कि क्या ये चार्ज 4.1 × 10⁻⁻8, क्या ये कूलम, क्या ये चार्ज होल्ड करेगा, एग्जिस्ट करेगा, मतलब डज दिस चार्ज एग्जिस्ट नॉट। तो देखो, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, Q इक्वल टू एन। तो यहाँ से अगर मैं एन की वैल्यू निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगा, क्यू कितना दे रखा है हमें, 4.1 इंटू 10⁻−18, और ई कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻−19। तो ये कितना हो गया, बेसिकली इसको सॉल्व करोगे तो ये 41/1.6, और ये वैल्यू इंटीजर नहीं होगी। ठीक है, डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर हो गए। ये जो आप जब इसको सॉल्व करोगे ये तो बताना है डेसिमल में आंसर आएगा। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड तो होगा नहीं पूरी तरीके से, डेसिमल में आंसर आएगा। दैट मीन्स ये जो है ये इंटीजर को बिलोंग नहीं करता, जरा सिंबल होता है इंटीजर का, और ये अगर इंटीजर को बिलोंग नहीं करता तो ये चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। अब देखो स्मॉल होने से क्या फायदा है, देखो अगर ये 4.1 ही होता खाली, देखो अभी आप इस बात को समझो, अगर ये 10⁻−18 ना होकर खाली जो क्वेश्चन होता वो ये होता Q इज इक्वल टू 4.1, माइक्रोस्कोपिक में आ गया ना, चार्ज बढ़ गया, ये तो 10⁻−18 था, यहाँ पे 4.1 ही होता है। तो अगेन यहाँ पे अगर मैं n लिखता तो क्या होता है, 4.1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻−19। अब यहाँ पे सोचो, अब ये 10 के ऊपर जब शिफ्ट हो जाता तो हो जाता 4.1 10⁻−19 अपॉन 1.6। अब आप खुद ही सोचो, आज जब मैं इस नंबर को डिवाइड करूंगा तो भले डेसिमल में नंबर आएगा, बट वो कहीं ना कहीं जाकर टर्मिनेट हो जाएगा, इवन ईवीएस होने से, क्योंकि नीचे क्या है, 16 है। अगर मैं खाली नंबर को देखो तो 16 है, 16 क्या होता है 2⁴। तो टर्मिनेटिंग इसका जब वो बनेगा, आपने पढ़ा है ना 9th क्लास में, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकवरी, तो ये गारंटीड है क्योंकि ये 2⁴ है, तो ये जब आप डिवाइड करोगे टर्मिनेटिंग होगा, सॉरी ये टर्मिनेटिंग होगा माइनस में प्लस 19 होगा, ऊपर चला गया तो प्लस में होगा। आप तुम देखो मैं समझाने देता हूँ, ये जो नंबर इसको डिवाइड करके आएगा ये डेसिमल में आएगा। ठीक है, बट वो डेसिमल नेवर एंडिंग नहीं होगा, जिसे है ना वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। और आगे देखो क्या लिखा हुआ है 10⁻19, और ये भी पता है हमें डेसिमल के बाद 2 या 3 या 4 वैल्यू चल देंगे, ऐसे तो नहीं 19 वैल्यू चल जाएंगी कि वो डेसिमल आगे फॉरवर्ड ही होगा, फिर 2 3 4 इतनी तो वैल्यू जाएंगी, और आगे 10⁻19 लिखा है, तो जब आप उससे मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, एक इंटीजर वैल्यू आएगी। बात समझ आ रही है? ठीक है, वरना तो मैं आपको इसकी वैल्यू भी बता देता हूँ। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, मैं एक बार इसको उसकी वैल्यू बताता हूँ, यहाँ पे भी देता हूँ। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2.5625, ये वैल्यू आएगी जब आप 4.1 अपॉन 1.6 करोगे। तो देखो ये तो इंटीजर नहीं है, बट इसके आगे क्या लिखा हुआ है 10⁻19, और 10⁻19 का मतलब क्या है, देखो 2.5625 2.5625, तो ये फाइनल क्या बना, देखो n इक्वल टू क्या बना, यहाँ पे देखो मैं फ्रेश लिख देता हूँ 2.5625 इंटू 10⁻19। अब शायद आप इसको रिलेट कर पाओगे। अब मैं जब इसको लिखूंगा तो बताओ यहाँ पे ये 5 डिजिट होगा, कितने जीरो लगाऊं, 15 जीरो, बन गया इंटीजर, एक तो दिख रहा है ना इंटीजर है, यहाँ से आपको नहीं अगर क्लिक भी हो पा रहा है कि इंटीजर है, अब तो दिख रहा है ना इंटीजर, भले ही बहुत बड़ा इंटीजर हो बट है। और ये ऐसा क्यों हो पाया, ऐसे क्यों हो पाया सोचो, ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि ये वैल्यू ये माइक्रोस्कोपिक, तभी तो वैल्यू वो हो गई। ठीक है, तभी तो ये इंटीजर वैल्यू है, तो ये गारंटी हो गई ना कि यहाँ पे इंटीजर वैल्यू भी है।
ठीक है, तो आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा कि ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मैंने आपको विजुअली भी समझाने की कोशिश करी है ना, और एग्जाम्पल से भी। एक और मेरे पास वैसे एक और अप्रोच है समझाने का इस चीज को, है ना, लास्ट में आपको ये अप्रोच, इसके बाद मैं वीडियो को भी कंक्लूड ही कर दूंगा ना, ये हमारे टॉपिक भी कवर हो गए। एक और अप्रोच से आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट तो है, साथ में हल्का सा ट्रिकी भी लगता है कि निगलेक्ट कर रहे हैं तो क्वांटाइजर होल्ड ही नहीं कर रहा है क्या, ठीक है। तो देखो एक और अप्रोच में समझा देता हूँ, जैसे आपने कभी चीनी परचेज करी है ना, तो चीनी में क्या होता है, एक एक क्यूब होता है ना, वो क्रिस्टल है चीनी के। अब उसका कुछ ना कुछ मास होता है, या चीनी मान लो या बूरा मान लो, या कुछ भी। तो मान लेते हैं एक क्रिस्टल का मास है 0.01 या 0.001 ग्राम, या 0.1 मान लेते हैं, 0.01 ग्राम मान लेते हैं, ठीक है? इतना ग्राम एक क्रिस्टल ऑफ शुगर का मास है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये आप इससे कम अमाउंट ऑफ चीनी नहीं खरीद सकते। वह चीनी में क्या होगा, डिस्क्रीट होगा भाई, या तो एक क्रिस्टल आएगा, ये जो दाना होता है, या तो एक दाना आएगा, दो तीन चार पाँच छह ऐसे दाने आते हैं। बट क्या हम चीनी खरीदते हैं तो क्या दानों के हिसाब से खरीदते हैं? नहीं, हम केजी के हिसाब से खरीदते हैं ना, कि 1 किलो 2 किलो 3 किलो। अब सोचो 1 किलो 2 किलो चीनी में कितने सारे दाने आ जाएंगे। अब इसको ऐसे समझो, देखो अब मान लो मुझे, अब देखो इसको ऐसे समझो, कभी अगर मुझसे कहा जाए कि 0.005 ग्राम इतनी चीनी लेकर आओ, 0.05 ग्राम इतनी चीनी लेकर आओ, तो क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो एक ही दाने का वजन इतना है और ये इससे भी कम हो गया, तो ये चीनी तो पॉसिबल नहीं है। बट हम चीनी कैसे खरीदते हैं? हम चीनी खरीदते हैं कि 2 किलो लेकर आनी है, ठीक है। तो 2 किलो का मतलब क्या हो गया, टू, फिर केजी में अगर आप करोगे या ग्राम में करोगे तो क्या हो जाएगा, 2000 ग्राम। फिर उसके बाद पॉइंट में जाके 0 0, तब जाके ये वाली वैल्यू तब आएगी। ये आप देख लो ना, इतने ग्राम, इसको केजी को ग्राम में करोगे तो इतना हो जाएगा। और इतना सिग्निफिकेंट फिगर तक तो हम देखते ही नहीं, इसको तो हमारे लिए इसमें कोई सिग्निफिकेंस रखता ही नहीं है। हम ये थोड़ी चेक करते हैं कि पॉइंट के बाद कितना है, यहाँ तक है कि नहीं। बात समझ आ रही है? हम ये थोड़ी चेक करते हैं कि यहाँ तक है कि वैल्यू, इसके बाद तक क्या है, मतलब इसको ऐसे समझो, आपसे क्योंकि 2 किलो 3 किलो आप ऐसे खरीदते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चीनी आ जाएगी। बट मान लो आपसे आपके घर वालों ने कहा कि भाई 1 किलो और 0.005 ग्राम इतनी चीनी लानी है, तो ये लाना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। 1 किलो तो हो जाएगा, बट ये जो है 0.005, ये कैसे लेकर आओगे, क्योंकि एक का वजन ही 0.001 ग्राम है, ठीक है। तो ये तो ऐड नहीं होगा ना, मतलब ये तो, इसके बाद देखो ये स्केल यहाँ तक जाएगा, उस पर नेक्स्ट जैसे आप एक और दाना बढ़ा दोगे, मान लो आप इसको तोड़ लो तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी, तो ये तो कभी आएगी नहीं वैल्यू, 0.005। बात समझ आ रही है? तो जो क्रिस्टल होता है, मतलब जो शुगर होती है वो क्या होती है, वो भी डिस्क्रीट होती है। चीनी का एक एक, या बूरा होगा चीनी होगी, इसमें एक एक दाना है, बट वो एक एक दाने का जो मास है वो इतना कम है कि जब आप बड़े स्केल पे चीजों को परचेज करते हो तो उसका कोई रोल नहीं रहता, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ होगा कि क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो इस वीडियो में हमने बेसिक चार्ज को कवर करा, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज कवर करी, और मेथड ऑफ चार्जिंग को हमने तीनों मेथड्स कवर करे जो आपके सिलेबस का, जो हमने एक आज चार्ज की अंडरस्टैंडिंग पूरी डेवलप करी है ना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच, ठीक है, एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।